जय हिंद। कक्षा 10 विज्ञान का पेपर 29 फरवरी 2024 को आप लोगों को संपन्न हो चुका है। पेपर का जो नंबर है 824 IM। ठीक है, अंश गुप्ता नाम के लड़के का ये पेपर है। तो हम आप लोगों को बिल्कुल सटीक और सही, सभी यूट्यूबर जैसा आप लोगों को बताते हैं, हम उससे थोड़ा सा बेहतर बताएंगे आप लोगों को कि आपको कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप चाहे जहाँ से मिला लेना, आपका आंसर बिल्कुल हम सटीक बताते हैं और सही। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। खंड आ में पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं, और हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आंकिक प्रश्न और जो कि IPSC या समीकरण संतुलित करने वाले आए हैं, सभी हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हम पहले देखते हैं IUPSC नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। मतलब यह किरण किस मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं फोकस पर, B ऑप्शन आपका दिया फोकस एवं ध्रुव के मध्य में, और C ऑप्शन आपका दिया वक्रता केंद्र पर, D ऑप्शन दिया अनंत पर। तो जो आप लोगों का बिल्कुल सटीक और सही आंसर है वो है ऑप्शन B, फोकस एवं ध्रुव के मध्य में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं, और हम आप लोगों को एक वीडियो में इंग्लिश वर्जन के भी सभी आंसर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा करके पूछा गया है। सीधा, देखिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित की बात की है। ठीक है, यहाँ वास्तविक की बात नहीं की है, ठीक ना, काल्पनिक की है, आवर्धित प्रतिबिंब की बात की है। तो लेंस कौन सा होगा? A ऑप्शन में दिया अवतल लेंस, B ऑप्शन में उत्तल, C ऑप्शन में आपका दिया समतल अवतल, और D में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है B ऑप्शन उत्तल लेंस। जिन भैया बहनों ने B ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको बिल्कुल सही जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। सभी यूट्यूबर बड़े बड़े हैं, लेकिन हम बड़े यूट्यूबर नहीं हैं, हम आपको छोटी बात से ही अच्छे से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? बहुत सटीक आंसर ध्यान से रखना। देखिए, बहुत बच्चों ने किया होगा पुतली द्वारा, बहुत ने किया होगा दृष्टिपटल द्वारा, बहुत बच्चों ने परितारिका द्वारा किया होगा, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। पक्षमाभी मांसपेशियां क्या होती? इस तरीके से होती, जिनको सिकुड़ने तथा फैलने से फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, जिनको हम आप कहते हैं बिन्नी, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? बिन्नी। उनके सिकुड़ने और फैलने के कारण ही जो मांसपेशियां फैलती हैं और सिकुड़ती हैं तो वो होती हैं आप लोगों की पक्षमाभी मांसपेशियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिकीय घटना है। तो स्वच्छ आकाश के नीले रंग का जो प्रकाशिकीय घटना है, असल में आपका जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल होता है काला। नीला क्यों दिखाई देता उसका कारण पूछा है। यहाँ पे प्रकाशिकीय घटना पूछ दी है, थोड़ा सा घुमाया है एग्जामिनर ने, अब उसी में बच्चों ने दिमाग भी घुमा दिया। तो देखिए, A ऑप्शन दिया अपवर्तन, B ऑप्शन दिया प्रकीर्णन, C ऑप्शन विवर्तन, D ऑप्शन परावर्तन। तो जिन भैया बहनों ने, जिन बच्चों ने B ऑप्शन टिक किया है यानी प्रकीर्णन द्वारा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, किसी विद्युत बल्ब पर 400 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध R का मान पूछा है। तो मेरे भैया वाट यहाँ पे दिया, P का मान दिया 440, V का मान दिया 220। अब यहाँ पे हम सूत्र पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, P बराबर VI। तो देखिए, P का मान 440, V का मान 220, I का मान पता नहीं, तो 220 से कटेगा 2 बार में, तो I का मान 2 एम्पियर। मान पूछा है हमसे
आर का, तो सूत्र ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो V का मान 220, आई का मान 2 हमारा दिया निकल के आया है, आर का मान पूछा तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 110। तो जिन भैया बहनों ने 110 ओम किया उनका बिल्कुल सटीक आंसर है, हम आपको सामने से ही हल करके बता दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत किया होगा। अब क्या गलत किया देखो हम बताते हैं। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयव या उपकरण के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ये जो है ये किसका मिलान कर रहा है, तो ये मिलान करता है ऑप्शन नंबर 4। देखिए जब तार क्रॉस होते हैं तो इसको किस 4 से मिलाते हैं, सॉरी इसको मिलाते हैं परिवर्ती प्रतिरोध से, परिवर्ती प्रतिरोध से। फिर दूसरा ऑप्शन आपका क्या कहता है, देखिए ए लिखा तो अमीटर में है। फिर तीसरा ऑप्शन विद्युत सेल, देखिए प्लस में और एक माइनस में, तो विद्युत सेल में है। और जब तार क्रॉसिंग करते तो ये वाला चिन्ह लगता है, तो यानी क्या जाएगा आपका, पहले का जाएगा तीसरे में, दूसरे का चौथे में, तीसरे का दूसरे में और चौथे का पहले में। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल अच्छा आंसर है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। किसी धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होती है। तो धारावाहिक परिनालिका जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी किस दिशा में, पूर्व पश्चिम में तो हो नहीं सकता, उत्तर पूर्व में हो नहीं सकता, किसी भी दिशा में ये तो नामुमकिन है, दिशा चाहे जो हो होना ही है। तो भैया उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल सटीक और सही होता है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता पूर्व लटका देंगे तो उत्तर और दक्षिण में वो सीधा सीधा ठहर जाएगा, यानी रुक जाएगा इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग मिला लीजिए। आप लोगों ने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से टीचरों ने बताया होगा, लेकिन हम आपको सटीक बताते हैं, एकदम बिल्कुल सटीक। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में कौन सी नहीं होती, सबको पता। देखिए मैग्नीशियम हो नहीं सकती, मैग्नीशियम ठोस होती है, कॉपर भी ठोस होता है, एल्युमिनियम भी ठोस होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आएगा आंसर वो मरकरी आएगा। मरकरी का दूसरा नाम होता है पारा, और पारा आप लोगों की रिफिल की सिलाई में पीछे सा सफ़ेद रंग का भरा होता है। सफ़ेद तरल पदार्थ जो लिक्विड भरा होता है वो होता है मरकरी। ठीक है, तो वो ठोस नहीं होगा, वो हमेशा लिक्विड ही रहेगा, चाहे कमरे के ताप पे हो या कहीं भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो देखिए ध्यान से। अम्ल जैसे मान लो NaCl, सॉरी अम्ल और क्षार जैसे अम्ल को मान लो HCl, इसमें क्या मिला दे क्षार NaOH, तो क्या बन जाएगा NaCl। फिर H देखिए यहाँ पे एक और एक दो और ये जल, तो क्या बना लवण और जल बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, लवण और जल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण बनेगा, कोई भी लवण बनेगा और जल जरूर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बना है गर्म करने पर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बात बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप लोगों ने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उसका रूप बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। दो चीज़ें इधर हैं तो दो ही इधर होगी। द्विविस्थापन में क्या होता है,
दो चीज़ों का एक में मिलान हो जाए उसे द्विअभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मिलान होना। अपघटन अभिक्रिया मतलब किसी एक अणु को दो अणु में तोड़ना अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा देखिए, एक कैल्शियम कार्बोनेट को दो जगह तोड़ दिया तो क्या बनेगा, अपघटन अभिक्रिया। बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन सी जिन भैया बहनों ने किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो श्रृंखला बनाने का गुण किस में पाया जाता है। सब लोगों ने IUPAC का नामकरण पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप हमारे ही वीडियो में आराम से पढ़ सकते हैं, उसको हमने बिल्कुल डिटेल से बताया है। तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है हमेशा कार्बन में। ठीक है, कार्बन कार्बन देखिए, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो कहाँ पाया जाता है, कार्बन में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन में। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में एल्काइन है। निम्नलिखित में एल्काइन, एल्काइन में कितने बॉन्ड लगते, 3। कैसे समझेंगे, ध्यान से समझे। देखो हमने बता भी रखा है एक वीडियो में, एन होगा तो एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इन होगा तो डबल बॉन्ड, और आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या, एल्काइन यानी आइन लग गया तो ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एल्काइन कहाँ पे, इसमें है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। तो ईंधन और औषधियों के रूप में क्या उपयोग होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दिए एथेनॉल, एथेन, प्रोपेन, एथेनोइक अम्ल। तो क्या औषधियों के रूप में और ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो भैया ईंधन में देखिए, एथेनॉल को भी ईंधन के रूप में लिया जाता है, जिससे CNG वगैरह बनती है। और औषधि यानी जो शराब वगैरह होती है, दवाई होती है, जो नींद की गोली या खांसी की दवाई जो होती हैं, ठीक, तो उसमें एथेनॉल ही मिलाया जाता है। ठीक है, जिससे बच्चों को या किसी व्यक्ति को नींद आ जाएगी तो खांसी उसकी ठीक हो जाएगी। और शराब में जो पॉइजन पाया जाता है वो एथेनॉल के वजह से ही पाया जाता है, जो पॉइजन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर। जो नशा वगैरह पाया जाता है वो सब एथेनॉल में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेक्शन 3। ठीक है, तो गुर्दे की इकाई जो, क्वेश्चन नंबर 14, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो गुर्दे की कौन सी इकाई है जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो देखिए उत्सर्जन में क्या भाग लेता, वृक्क भाग लेता है, तंत्रिकाएं भाग नहीं लेती, साइटन नहीं भाग लेता, म्यूटान नहीं, वृक्क। और यहाँ पे नाम बदल दिया वृक्काणु, इसका दूसरा नाम होता है नेफ्रॉन। ठीक, वृक्क क्या करता है, यूरिन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, यूरिन जो आप घंटा पे जाते हैं वो यूरिन होता है, तो उसका उत्सर्जन कौन करता है, वृक्काणु। वृक्क करते हैं, उसका नाम बदल के कर दिया वृक्काणु। ठीक, तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने किया उनका बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होती है। सभी को पता, बहुत सरल, जल का वहन करने के लिए। किसका वहन करने के लिए, जल का वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होना चाहिए, बात सही है। क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। तो किस भाग में होता है, ए ऑप्शन दिया कोशिका द्रव्य, और बी ऑप्शन दिया आपका केंद्रक, सी ऑप्शन दिया माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन अंतःद्रव्यी जालिका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, पाइरुवेट अम्ल का जो ऑक्सीकरण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने किया उसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने किस लिए अपना प्रयोग किया था, तो ए ऑप्शन दिया वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो किसी के उत्पादन के लिए नहीं किया था, वंशानुगत
गुणों के अध्ययन के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य जिम्मेदार पदार्थ कौन सा है? तो देखिए, ओजोन परत क्षरण के लिए जो मुख्य पदार्थ होता है वो बता रहे हैं आपको। ए ऑप्शन में दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे हैं, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगले पेपर के भी फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि उन लोगों ने अपना अपना कितना स्कोर किया। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने कितने सही क्वेश्चन किए, कितने आप लोगों ने सही करके आए, आपके नंबर कितने आने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ज़रूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? देखो, घास, गेहूँ, आम ये नहीं करते। घास, बकरी, मानव। घास को खाती बकरी, बकरी को खाता मानव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और इस तरीके से हम आप लोगों को, और देखिए कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वाला भी न्यूमेरिकल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और देखिए यहाँ पे दिया है समीकरणों को संतुलित करना, फिर यहाँ पे पूछा है IUPAC नामकरण। ठीक है, ये वाले IUPAC नामकरण। तो ये सभी हम आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और हमने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ओके।